दीनदयाल फाउंडेशन एवं नवरस स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा आयोजित और श्री समन द्वारा प्रस्तुत कलम की 44वां कड़ी में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे अतिथि हैं मनोज मुंतशिर। We have a small video for his achievements. Video please. मनोज मुंतशिर, आपका कलम पटना के इस मंच पर स्वागत है, इस्तकबाल है। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इसलिए कि इनकी अदबी सरगर्मियाँ और इनकी मौसीकी और नगमा निगारी इनका तारुफ है। मनोज मुंतशिर हिंदी सिनेमा के जाने माने लिरिसिस्ट, स्क्रिप्ट स्क्रीन राइटर हैं। तेरी गलियाँ, तेरे संग यारा, कौन तुझे, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मेरे रश्के कमर, देखते देखते जैसे गीत और बाहुबली के संवाद लेखक एवं गीतकार हैं। इन्होंने हिंदी सिनेमा में गीतों का नया रूप दिया है। इनके युवा प्रशंसक इन्हें स्नेह से कलम के बाहुबली कहते हैं। फिल्म जगत के कई प्रतिष्ठित पुरस्कार, इंडिया टेली अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स, स्टार गिल्ड अवार्ड्स, इंडियन आइकन फिल्म अवार्ड, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड से पुरस्कृत हैं। इनकी कविताओं का पहला संग्रह मेरी फितरत है मस्ताना 24 घंटों में अमेज़न के बेस्ट सेलर्स लिस्ट में पहले पायदान पर पहुंच गई। आज पटना कलम के मंच का सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच हैं, वो कवि जो खुद को गर्व से कहते हैं हिंदी माँ का बेटा। थैंक यू फॉर कमिंग टू पटना। थैंक यू। मनोज जी से बातचीत कर रही हैं पटना की रत्ना पुरकायस्थ, जिन्हें 34 साल से मीडिया और रेडियो दूरदर्शन में काम किया है। इसके साथ थिएटर आर्टिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट। आप दोनों का स्वागत है एंड रिक्वेस्ट की बातचीत शुरू की जाए। धन्यवाद अंजिता जी, आपने मुझे महासागर में छोड़ दिया और मैं अब तैर कर, और शायद आप ही का कहना है कि जब तक आप समुद्र में उतरेंगे नहीं, नदी में उतरेंगे नहीं, तब तक आप किनारे कुछ पहुंच नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आप ही के चंद जो एक कविता की लाइन है जो बहुत मोटिवेटेड यूथ को, और मुझे लगता है यहाँ जो लोग बैठे हैं पटना के पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, और पटना की भूमि जो है आपको मुझे मालूम है कि आपको पता होगा कि यहाँ से सब कुछ आरंभ होता है। क्रांति का आरंभ भी यहाँ से हुआ था 1974 में, जो संपूर्ण क्रांति है जयप्रकाश नारायण जी का, ये भूमि है। और यहाँ दिनकर जैसे कवि भी हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बैठे हुए लोग जो हैं वो आपको सुनने के लिए आए हैं। तो मुझे लगता है कि कलम का ये सत्र जो है वो आपके नाम से है। तो शुरुआत मैं करना चाहती हूँ चंद पंक्तियों से कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। और शायद वही है कि आज आपके कदमों के नीचे ये पूरा विश्व है। और बहुत फख्र के साथ हम कह सकते हैं कि पटना जो है वो बहुत आज फख्र महसूस कर रहा होगा आपको हमारे बीच पाकर। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ पटना वासियों की तरफ से। और एक छोटा सा सवाल कई दिनों से मेरे मन में चल रहा था कि मनोज बहुत कॉमन नाम है, बहुत साधारण सा नाम, मनोज व विजय व संजय व इस तरीके का नाम है, लेकिन उसके साथ एक बहुत सुंदर जुड़ गया मुंतशिर। और उसके बाद तो मुझे लगता है कि इस जुड़ने के बाद जरूर मुझे तो हो गया इश्क। आपको बताइए मनोज से मुंतशिर कैसे बने, मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर? हाँ, तो आपने ये रिसर्च
तो मनोज शुक्ला से मुंतशिर कैसे बने? बहुत अच्छा लगता मुझे अगर मैं इसके पीछे कोई बहुत बड़ा फलसफा आपको बताता और मैं कहता कि एक दिन मुझे कोई इल्हाम हुआ, कोई आकाशवाणी हुई कि ये नाम अपना मुंतशिर लगा दो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे एक फैंसी सा नाम चाहिए था, अच्छा सा नाम चाहिए था, मैं ढूंढ गया। तो हुआ मुश्किल था कि ये 97 के आसपास की बात है। मैं गौरीगंज का हूँ, अमेठी से आपकी वाकिफियत होगी, बहुत सारे तरीके से आप अमेठी को जानते होंगे, बहुत पॉलिटिकल हलचल की वजह से जानते होंगे। अमेठी का एक चेहरा मैं भी, एक मामूली सा नौजवान अमेठी का। 97 में मैं लगभग ये तय कर चुका था कि मुझे फिल्मों के लिए गाने लिखने हैं, ये दिमाग में बात पक्की हो चुकी थी। और मनोज शुक्ला नाम में कुछ पसंद नहीं आ रहा। और जब आप पूरी की पूरी जो तहरीक है उनकी वो पलट के देखें तो आप पाते हैं कि कुछ जो नेम है, जैसे साहिर है, जैसे सागर है, जैसे कैदी है, ये तमाम नेम हवा में तैरते हुए आपको मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई नेम जो मुझसे पहले किसी का ना हो, ये मेरे मन में ख्वाहिश थी और मैं इसकी तलाश में मुब्तला था। एक सर्दियों की शाम थी, दिसंबर 97 का, और मैं अपने स्कूल टाउन में गौरीगंज में ऐसे ही आवारागर्दी करता हुआ भटक रहा था। एक चाय की दुकान, एक डब्बी दिखी मुझे, वहाँ मैं गया, मैंने कहा भाई जरा चाय बनाओ। तो वो चाय बनाने लगा और अचानक मेरा ध्यान गया कि रेडियो पे एक मुशायरा चल रहा था, हॉलिडे रेडियो पे, आकाशवाणी। और मुशायरे में एक साहब शेर पढ़ रहे थे। वो शेर में यूं था कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, मुंतशिर मतलब टूटा हुआ, बिखरा हुआ। मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तो गम क्यों है। ये शेर कहीं दिल पे लग गया और साथ ही फिर मैंने तुरंत ही मनोज के साथ मुंतशिर लगा के देखा। इसके जो फोनेटिक्स थे बड़े कमाल थे और उसी वक्त मैंने ये तय कर दिया कि अब मैं मुंतशिर हो गया। लेकिन जो असली ट्विस्ट था रत्ना जी कहानी का, उसके बाद आने वाला था। मेरे घर का रेनोवेशन चल रहा था, पूरा घर टूटा फूटा पड़ा था। मेरे पिताजी बहुत हार्डकोर पंडित टाइप के, पंडित टाइप के नहीं, पंडित ही थे, पुरोहित हैं। उनका काम ही वही है शादियां करवाना, ब्याह करवाना, कर्मकांड करवाना, ताकि घर की रोजी चलती रहे। तो पंडित श्री प्रताप शुक्ला जी सुबह वो पाठ करने वाले लोग रास्ता जिसका आप जिक्र कर रही थी, नमामि शमी शान निर्माण, सावन का महीना है, लोग सुनना चाहेंगे तो उसका पाठ जरा मुझे पाठ करके यार 2-4 लाइन ही मुझे पापा से सुनती ही याद है, नमामि शमी शान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्मलम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकार महाकाशवासम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान बोधि तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणाकार संसार पारम नरोहम तुषार कृष्ण अशगौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरम स्वर्ण मौलिकम विचार गंगा रसद भारत पागे कंठे भुजंगा। एंड सो ऑन। ये मेरे डैड थे और जब घर का रेनोवेशन चल रहा था तो एक दिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि पापा घर तो सब टूटा फूटा है भी और सामने की नेम प्लेट भी टूट गई है, तो इसको रिप्लेस करवाना है। तो बोला हाँ मैंने बोला है रामधेर को बनाने के लिए। मैंने कहा मैं भी नाम लिखवा दूं? तो हाँ लिखवा दो, बड़े हो गया, बिल्कुल क्यों नहीं। तो मैंने नाम लिखवा दिया। एक दिन सुबह दातुन करते हुए घर से बाहर निकले, उनका ध्यान गया नेम प्लेट पे और लगे अनशन बोलने की क्या है, क्या नाम लिख दिया है, इसको लिखना भी नहीं आता, रामधेर को अनपढ़ आदमी। मैंने कहा पापा क्या लिखा है, क्या लिखा है, मनोज मुंतशिर। मैंने कहा मुझसे मिलिए, मैं हूँ मनोज मुंतशिर। अब वो बेचारे समझ ही नहीं पाए कि कैसे रिएक्ट करें इस पे। He was like hit by a jolt। तो मैंने अगला सवाल तो वही था, तो तुमने कोई मजहब धर्म परिवर्तन कर लिया? मैंने कहा नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, बस नाम है मुंतशिर। खैर सीधे सारे आदमी कोई विद्रोह नहीं किया, कोई गाय फटकार नहीं की, उन्हें बस ये लगा कि जो ये कर रहा है ठीक ही कर रहा हूँ। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आप साइंस के स्टूडेंट थे, बीएससी के स्टूडेंट थे और आप अमेठी से इलाहाबाद आया जाया करते थे, इलाहाबाद के आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। और अगर वो प्रतापगढ़ आपके जीवन में उस रात अगर ट्रेन खराब नहीं होती और आप स्टेशन के उस बुक स्टॉल में नहीं जाते, साहिर साहब को नहीं पढ़ते, तो क्या मनोज शुक्ला मनोज मुंतशिर बनते? देखिए मैंने तो अपने साइंस का जिक्र किया, तो साइंस और आर्ट के रिश्ते पे हमेशा कहा जाता है कि बड़ा अजीब सा रिश्ता है और ये जोड़ता नहीं है। पर देखिए सामने अजीब साहब बैठे हुए मेरे दोस्त, और ये भी इतने बड़े हार्ट सर्जन हैं और इतने कमाल के क्लासिकल म्यूजिशियन हैं, इनका जो नॉलेज है वो मैं उनसे बातें कर रहा था।
तो साइंस और आर्ट का रिश्ता ऐसा है कि जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ जाता है तो कभी टूटता नहीं। अब मैं ये हार्ट सर्जन साहब से मैं पूछ रहा था, पूछूं मैं कि थोड़ी सी मुखालफत तो है शायरी में और साइंस में, क्योंकि साइंस कहता है कि जो दिल है उसमें हड्डी नहीं होती, और शायरी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो दिल टूटता कैसे है। साइंस ये भी कहता है कि जो दिल की लंबाई चौड़ाई है वो तकरीबन 12 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और ये साइंस कहता है और शायरी कहती है कि सिर्फ 12 सेंटीमीटर में दुनिया भर का दर्द कैसे हो जाता है। तो ये मुकाबला चलती रहेगी हमेशा साइंस और आर्ट के बीच में। लेकिन हाँ, एक दोपहर थी जिस दोपहर ने ये तय कर दिया कि मुझे करना क्या है जिंदगी में। मैं अपने गांव से ग्वालियर से सिर्फ एक ट्रेन चलती थी जिसको बोलते थे PRL, प्रतापगढ़ रैली लखनऊ। हाँ, तो मतलब इसमें इलाहाबाद लिखा है, प्रयाग रैली लखनऊ, ये नाम था उस ट्रेन का। तो वो ट्रेन अचानक एक दिन मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जा रहा था पढ़ने के लिए, और रास्ते में खराब हो गई। हमें ये कहा गया कि 2 घंटे लगेंगे, और 2 घंटे तक आप लोग थोड़ा टाइम पास कर लीजिए। मैं प्लेटफॉर्म से भटकता रहा यहाँ वहाँ। AH व्हीलर नाम की दुकानें अभी भी होती हैं रेलवे स्टेशन से, उस वक्त भी हुआ करती थी। तो एक मुझे दिखी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे AH व्हीलर नाम की दुकान। मैं वहाँ गया, और इत्तेफाक ऐसा था कि जिस किताब पे मेरी नजर पड़ी वो थी साहित्य की तलखियाँ। उठाई किताब, पहला पन्ना पलटा, पहले पन्ने पे साहिब साहब ने लिखा था कि दुनिया ने तजुर्बातों हवादिस की शक्ल में, मतलब दुनिया ने तजुर्बों और हादसों की शक्ल में, शायरी है क्या? शायरी क्या है? तो दुनिया ने तजुर्बातों हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था लौटा रहा हूं मैं। तो ये पढ़ने के बाद कुछ दिल में खलबली सी मची, लेकिन हमने जब उसका बैक पेज देखा तो उस पर कीमत लिखी हुई थी 18 रुपए, 18 रुपीस। अब 18 रुपए मेरे लिए ऐसा था कि अगर मैं 18 रुपए आज कुर्बान कर दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं साथ ही अपने 6-7 दिनों का जो नाश्ता है सुबह का वो भी सैक्रिफाइस हो रहा है मेरा। तो ये 18 रुपए दूं या ना दूं, इस पसोपेश में बहुत वक्त गुजार दिया। फिर साहिब साहब जीत गए, मेरा नाश्ता हार गया। 18 रुपए मैंने खर्च की, मैंने किताब उठाई, ट्रेन बन गई। हमने प्रतापगढ़ से इलाहाबाद की तरफ अपनी जर्नी शुरू की। जब तक मैं इलाहाबाद पहुंचता तब तक मैं अपने दिमाग में मुंबई पहुंच चुका था। मैं तय कर चुका था कि जो साहिर ने किया है कुछ ऐसा मुझे भी करना है। क्या बात है। और ये बताइए कि गौरीगंज एक छोटा सा कस्बा, अमेठी का एक छोटा सा कस्बा, उस छोटे से कस्बे का एक बच्चा सा बालक, छोटा सा बच्चा एक सपना देखता है, बहुत बड़ा सपना है, और वो भी महानगर का। तो वो जर्नी जो है आप गौरीगंज से मुंबई माया नदी जिसे कहते हैं, वहाँ की जर्नी के बारे में आप जरा बताइए। मैं बहुत तफसील से बता के ये 2-3 लाइनों में खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये जर्नी ऐसी कोई नहीं है जो मैंने अकेले नहीं की। अगर मैं आपसे बताऊं कि मैं तकरीबन 1.5 साल फुटपाथों पे सोया या भूखा रहा, तो हिंदुस्तान के लाखों लोग आज भी रहते हैं, आज भी फुटपाथों पे सोते हैं और आज भी भूखे रहते हैं। तो कोई मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया ऐसा नहीं है। मैं जो एक खास चीज कर पाया जी, वो सिर्फ इतना था कि मैंने वापस लौटने के रास्ते पे बंद कर दिए थे, क्योंकि मैं जानता था मुश्किल है मुंबई आना, और मुंबई में बगैर किसी ताल्लुकात के आना, बगैर किसी कॉन्टैक्ट के आना। एक इंसान भी आपको ना जानता हो और फिर भी आप आए और आप ये सोचें कि आपको एक दिन फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनानी है और आपको गाने लिखने में जो कुछ भी आपने देखा है इसमें, तो एक बहुत दूर की पौड़ी थी। लेकिन एक चीज मुझे भी पता थी कि मुंबई बहुत फेयर शहर है, यहाँ नाइंसाफी नहीं होती। और मैंने कहीं लिखा भी है कि वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी। वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी। आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर में कभी तेरी लहर भी आएगी। तो मुझे यकीन था कि मुंबई के समंदर में आज भी मेरी लहर बनेगी। तो मुझे करना क्या है? मुझे करना सिर्फ इतना है कि मैं किसी तरह टिका रह जाऊंगा, क्योंकि मुंबई हमेशा उन्हीं पे मेहरबानी होती है जो लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरा एक ही टारगेट था कि कुछ भी करके, कितनी भी ज़ातियाँ मुझ पे हों, कितने भी मौसम मुझ पर ज़बर तोड़े, कितनी भी आफतें हैं और कितनी भी मुश्किलात आए, लेकिन मुंबई छोड़ के नहीं जाऊँगा। कश्तियाँ हमने जला दी हैं भरोसे में तेरे, अब यहाँ से नहीं हम लौट के जाने वाले। ये सोच के मैं जम गया मुंबई में, और तकरीबन 1.5 साल बाद जो हुआ वो मैजिक था। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैजिक हैपेंस टू दोज़ हू बिलीव इन इट।
और मुझे हमेशा पता नहीं क्यों, जैसे एक बच्चे को मैजिक में बिलीव होता है, बच्चे को लगता है जादू होता है, तो मुझे आज तक लगता है कि हाँ सच में जादू होता है। और वो जादू हुआ। एक शाम उसी फुटपाथ पे मेरे पेशेंट को मैसेज आता है, प्लीज कॉल बैक ऑन दिस नंबर, नीड टू फिक्स अप योर मीटिंग विद मिस्टर अमिताभ बच्चन। और मैं सोच रहा हूँ मिस्टर अमिताभ बच्चन व्हाई वुड यू लाइक टू मीट मी, मतलब मुझसे अगर चाय वाला नहीं मिलना चाहता क्योंकि इसको लगता है मैं चाय पीऊंगा, तो अमिताभ बच्चन भी मुझसे क्यों मिलना है। तकरीबन मैंने 2 दिन इसलिए उस मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि मुझे लगा एक प्रैंक मैसेज है। और दूसरी बात, ये पेजर की बात कर रहा हूँ मैं, आपको से पता नहीं कितने लोग पेजर से वाकिफ हैं, तब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, आज है इसकी वजह है बार जी। तो ये एक मुश्किल थी कि अगर इस पेशेंट कॉल को रिस्पॉन्ड किया तो 2 रुपए चले जाएंगे, और 2 रुपए मतलब बहुत बड़ी रकम है। और अगर ऐसा हुआ कि एक बार बात हुई तो 2 रुपए और चले जाएंगे, तो ये सोच के 2 दिन मैंने गुजार दिए और उस कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं किया। पर वो मैसेज मुझे बार-बार आता है, मिस्टर बच्चन वांट्स टू मीट यू। फिर मैंने कॉल किया, पता लगा फाइनली मीटिंग फिक्स हुई। ये ट्यूसडे का दिन था, थर्सडे मुझे उनसे मिलना था, केबीसी प्लान हो रहा था। उन्होंने मेरा कहीं कुछ सुन लिया था एक दिन और अपनी टीम को बोला, अपने ऑफिस को बोला कि ये जो भी लड़का है इसको पता करो कौन है। वैसे मुझे कीमत बात तक चमत्कार हो चुका था, मैं केबीसी ले रहा था। और फिर उसका आपने सुना ये देखिए सज्जनों कंप्यूटर से लॉक किया जाए, ये पूरी कहानी शुरू हो गई जो परसों तक चलती थी। मनोज जी बीच में बता दीजिए, फिर सिर्फ कौन बनेगा करोड़पति नहीं, छोटे पर्दे के जितने रियलिटी शो हैं मुझे लगता है कि 80% 50 से ज़्यादा वो सारा कुछ आपके हिस्से में गया। 2014 में मैंने टेलीविजन शो दिया। 2014 तक अगर आप टेलीविजन रियलिटी शो बिजनेस देखें तो मुझे लगता है 80% शोज, चाहे वो कौन बनेगा करोड़पति हो, नेशनली हो, झलक दिखला जाओ, इंडियन आइडल हो, इंडियन गॉट टैलेंट हो, वॉइस ऑफ इंडिया हो, मिशन सपने हो, नाम भूल जाऊंगा, फिल्म फेयर हो, आईफा अवार्ड्स में जितने अवार्ड्स आते थे ये सबके सब लगभग मिलने की। तो छोटे पर्दे पे आपने जब परचम अपना लगाया तो बड़े पर्दे की ओर कैसे आपकी मुखातिब कैसे हुई बड़े पर्दे की ओर? छोटा पर्दा मुझे इत्तेफाक था, मैंने कभी टेलीविजन का देखना मुझे आता था और ना मुझे कोई तमीज थी कि टीवी कैसे देखा जाता है, टीवी का जो पीछे होता है टारगेट ऑडियंस वो क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन एक चीज वही जैसे कि अभी आपने कही कि जब आप 2 ही तरीके से एक चीज कि या तो किनारे पे खड़े होकर सोचो स्विमिंग पूल के किनारे कि बस जब तैरना सीख जाऊंगा तब मैं स्विमिंग करूंगा, कूदूंगा मैं। और दूसरा तरीका ये है कि जब तक तुम उसके अंदर कूदोगे नहीं तैरना सीखोगे कैसे। तो मैं उतर गया और मैं काम करते करते सीख रहा कि टेलीविजन कैसे होता है। और फिर मुझे जब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि आज टेलीविजन, मैं टेलीविजन का हाई स्पीड राइटर था। जब मैंने छोड़ा टेलीविजन तो अचानक की बहुत सारी खबरें हैं कि मेरे बाद जो लोग टेलीविजन में थे वो शायद इतने जूनियर थे कि उनके पास वो कुवत नहीं थी कि वो संभाल पाए टेलीविजन। तो रफ्तार वाली ट्रेन से आप कैसे कूदे, क्यों कूद पड़े? क्योंकि एक जर्नी आपने मंजिल की ओर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, तो वो रिस्क था कि बड़े पर्दे पे आना? मतलब रिस्क तो ऐसी चीजें जो हम सुबह शाम लिया करते हैं तो उससे हम कभी घबराते नहीं। और मुझे लगता है जब लाइफ जहाँ कंफर्टेबल होती है वहाँ कुछ गड़बड़ कर देता हूँ। मुझे कंफर्ट से प्रॉब्लम है। शायद हफीज जलालपुरी का शेर था कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवाले से, अगर आसानियाँ हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। क्या बात तो हुआ कुछ यूं के गाने तो लिखते ही थे और शुरू से यही आइडिया था। और एक बार आप जाने आप कहीं भी कोशिश करने के लिए कामयाब हो जाए माली तौर पे, फाइनेंशियली, इसी तरह से दुनिया आपको सक्सेसफुल समझने के लिए वो सक्सेस है जो आप जानते हैं कि आपको मिली कि नहीं। और मैं जानता था कि मुझे वो नहीं मिला जो करने यहाँ आया था। मैं यहाँ आम बेचने आया था लेकिन मैंने अमरूद का बिजनेस कर लिया और उसमें बहुत मुनाफा हुआ मुझे, लेकिन मैंने आम तो आज तक नहीं बेचा, हमने गाने आज तक नहीं। तो वो जो ख्वाहिश थी रोज मेरे दिल में रहती थी। फिर एक दिन कुछ यूं हुआ कि एक सुबह 2013 के फिर वही तकरीबन सर्दियों की सुबह रही होगी, मैं जॉगिंग के लिए अपने घर से निकला और एक लेन जो मेरे घर तक आती थी उसका नामकरण हुआ था उस दिन। तो एयरपोर्ट लगा के कान में जॉब कर रहा था और अचानक मेरी नजर गई तो एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ था, गोविंद जी श्राप मार्ग। तो मैंने कहा अच्छा हमारे घर तक जो लेन आती है इसको नाम दे दिया गोविंद जी श्राप मार्ग। अभी मार्ग जो वर्ड है ना, यहाँ जो राइटर्स हैं वो जरूर इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि राइटर होना थोड़ा पॉजिटिव होना है। तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ अटक जाता है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे दिमाग में ये मार्ग वर्ड अटक गया था। तो मैं मार्ग को सोचता रहा, मार्ग, पथ, पगडंडी, रास्ता, लेन, स्ट्रीट, रोड, सड़क, गली, गलियां, बड़ा अच्छा वर्ड है। तो जॉगिंग करते हुए 90 सेकंड में मैंने 5 लाइनें लिखी थी कि यही डूबे दिन मेरे
यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, गलियां तेरी गलियां। एक रास्ता पकड़ कर चल पड़े। और मुझे फिर मैं कहूँगा, जब तक मैं समझ पाता कि मैंने तो कुछ लिख दिया ऐसे, रातों रात ये गाना पता नहीं कहाँ गया, कहाँ पहुँचा। बिफोर ब्रेक ऑफ एन आई मैं 17 फिल्में साइन कर चुका था उस वक्त, बड़ी बड़ी फिल्में उस वक्त साल की। तो सब कुछ बदल गया, टेलीविजन में कर नहीं सकता था, तो टेलीविजन मुझे मजबूरी में जैसे कहते हैं मुझे टेलीविजन से दगा करना पड़ा, बेवफाई करनी पड़ी और मैं छोड़ पाया टेलीविजन। ये दगा आपने की है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों के लिए दगा नहीं है। आप अगर देखिए तो बड़े कैनवास में चले गए, और आज जितने भी गाने हैं आपके लिखे हुए, रश की कमर, आपका तेरी गलियां तो मुझे लगता है कि वो सुपरहिट गाने में से है। और आपको देखकर एक मेरे ज़हन में, जब से मैं आपको देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इतने कम समय में इतने महासमुद्र को खोज पाना और उसको देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, मैं पूछ लूँगी, तो मुझे बहुत अफसोस होगा कि इतना हैंडसम लुकिंग एक पर्सनैलिटी, इतना खूबसूरत जिसके बातचीत, वो गीतकार, पोएट, लेखक, संवाद लिखने वाला, कहीं इसके मन में कभी नहीं आया कि मैं जरा हीरो की तरफ हूँ, क्योंकि गुड लुकिंग है आप, बहुत हैंडसम है माशाल्लाह। मतलब मुझे लगता है कि देखकर मन तो मचल जाता है आपको इतनी साफगोई से बात करने के लिए बहुत रिवॉर्ड होना पड़ता है, और बहुत रिवॉर्ड है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस नज़र से आपने मुझे देखा है, इस नज़र का शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि हम सब कुछ न कुछ करने के लिए प्रोग्राम होते हैं, हमारे डीएनए में होता है। मेरे डीएनए में लिखना था, और मैं जानता हूँ कि ये इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं पूरी ज़िंदगी गुजार दूंगा, और शायद मैं कहीं जन्म तक लिखता रहूँगा, फिर भी जितना मैं लिखना चाहता हूँ उसका एक अंश नहीं लिख पाऊंगा। तो अब किसी और काम के लिए, किसी और चीज़ के लिए कोई गुंजाइश इस जिंदगी में बन सकता है। और मुझे आपके से मैंने कहा नहीं कि मैं हैंडसम नहीं। ये नजर की बात है, हो सकता है आज नहीं, 2 साल बाद, 1 साल बाद हीरो के रूप में भी कभी अचानक सुनाई देगा, या हम लोग देखेंगे। अगला एक छोटा सा प्रश्न है मेरे मन में उभर के आ रहा है कि लेखक जो होता है वो एक प्रोफेशनल भी होता है, और उसके साथ में इमोशनल। आप अपने को क्या मानते हैं, प्रोफेशनल या इमोशनल? मैं इमोशनली प्रोफेशनल हूँ। क्या जिस बिजनेस में हम हैं, कमाल है, इसका नाम भी कमाल है, दिस इज बिजनेस ऑफ आर्ट। मतलब आर्ट एक चीज है, बिजनेस दूसरी चीज है, और आप देखिए कि हमें कहाँ खड़ा होना पड़ता है कि हम बिजनेस ऑफ आर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो आपकी सेंसिबिलिटीज हैं और आपकी जो संवेदनशीलता है उसे आप बरकरार रखें, लेकिन साथ ही आप ये भी ख्याल रखें कि आप बाजार में खड़े हैं, आप जो लिख रहे हैं उस पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, आपके गाने को बड़े स्टार पे पिक्चराइज किया जा रहा है। एक गाने को अगर मैं बताऊं तो मुझे लगता है खाली मैं अक्सर गानों की बात करूँ तो तमाम गाने ऐसे हैं जिनकी जो शूटिंग कॉस्ट है वो 4 से 5 करोड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि मैं अब वहाँ ऐसा तो कुछ नहीं दिख सकता कि जो प्रोड्यूसर बेचारा ने पैसे डाल रहा है और जो एक गाने पे इतनी लंबी रकम अदा कर रहा है जिसके लिए वो नुकसान में जाए। तो मैं कमर्शियली कुछ तो सोच के लिखता ही कि किसी तरह उसकी रीच अच्छी हो तो तक पहुँचेगा। गीतकार की हैसियत से क्या आपको लगता है कभी-कभी कि पहले के जो गीत होते थे वो रूह को, आत्मा को छूते थे? आज भी अगर देखिए कि बरसात में तुमसे मिले हम सजन, कस्मे वादे, या बहुत सारे ऐसे गाने हैं, मदर इंडिया के गाने जो हैं, उस तरीके के गाने का जो आज जो है वो रूह को नहीं आया गाना, शीला की जवानी और इस तरीके के गाने का जो ट्रेंड चल रहा है, जो आता है और एक फास्ट फूड की तरह निकल जाता है, आपके उसमें टेस्ट आपको कुछ बहुत नहीं देता है। तो कहाँ, मतलब किस जगह आप अपने को पाते हैं कि आप यूथ के लिए लिखते हैं ये गाने जो हैं तेरी गलियां, ये तो मुझे लगता है कि यूथ को पागल किया। रश की कमर जो है वो गाना कई लोग यहाँ पे बैठे हैं तो जब बजता है तो थिरकने को मन करता है, हम जैसे लोगों को भी थिरकने को मन करता है। तो आपको क्या लगता है, रूह आत्मा भी है गाने के बोल में? देखिए शायद यही तो एक जर्नी जो मैं लड़ रहा हूँ। जब 2014 में मैंने गाने लिखने शुरू किए और मेरी लिखने की थोड़ी गिनती बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आमतौर पर जितने गाने लोग
जो हमारे लेजेंड्स हैं वो 5-7 साल में लिखते थे, उतने में 1 साल में लिख दिया करता था, तो क्योंकि बहुत प्यास थी अंदर लिखने की। तो जो एक जंग थी हमेशा एक फाइट थी, और स्पेशली वो टाइम आप याद करें 2014 का, तो उस वक्त जो चार्टबस्टर गाने थे वो अक्सर रैप सॉन्ग्स हुआ करते थे, जिनके मैं खिलाफ नहीं हूँ, मुझे पसंद है, लेकिन फिर तकलीफ तो होती है जब मुझे ये लगता है कि जो ये नई जनरेशन के बच्चे हैं ये उन गानों को, आज ब्लू है पानी पानी और दिन है सानी सानी, इसको आप शायरी ना समझें, इसको आप एंजॉय करें, आप रिटेल मस्त पे इसमें आप पॉप्स पे नाचें, ये सब ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन इसको आप शायरी ना समझें, क्योंकि शायरी कुछ और है। शायरी वो थी जो 7.5 करके चले गए, इसमें तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं, मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माज़ी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। शायरी वो जब कहते साहब ये कहते हैं कि मैं ये सोचकर उसके घर से उठा था कि वो रोक लेगी, बना लेगी मुझको, हवाओं में लहराता आता था दामन के दामन पकड़कर बिठा देगी मुझको, कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देके बुला देगी मुझको, मगर उसने रोका ना मुझको मनाया, ना दामन ही पकड़ा ना वापस बुलाया, ना आवाज भी दी ना मुझको बिठाया, मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक कि उससे जुड़ा हो गया। क्या बात। मैं समझता हूँ शायरी, मैं समझता हूँ फिल्मों में शायरी की गई है, वैसी शायरी तो अदब में नहीं है। जब आप कभी भी बड़ी तकलीफ होगी जब लोग कहते हैं कि फिल्म में थोड़ा सा रही मीडिया में, वहाँ कहाँ पोइट्री होती है। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि 90s की फिल्म थी जिसके गाने सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ, इंस्पायर होता था ऐसा। शोला शबनम जाने क्या ढूंढती रहती है आंखें मुझमें, रात के ढेर में शोला है चिंगारी है। आप उसका अदबी मेयार लिखें उन लाइनों का कि आशिकी जुर्म वफा जुर्म मोहब्बत है गुनाह, ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता। आशिकी जुर्म वफा जुर्म मोहब्बत है गुनाह, ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता। कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। तो मैं सिर्फ इतनी सी मेरी कोशिश थी कि ये जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है इसको थोड़ी सी हवा लगे उन गानों की, उस तरह की शायरी की। जाहिर सी बात है अब लिंगो बदल चुका है, अब सिनेमा बदल चुका है, वैसे गाने लिखना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता रहा। चाहे मैंने तेरी गलियां लिखा, चाहे मैंने तेरे से लिया खुश रंग बहारा तू रात दीवानी में जर सितारा लिखा, चाहे मैंने तेरी मिट्टी लिखा मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान नहीं रहे करे, तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा गुल बन के मैं खिल जाऊंगा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जाऊंगा तेरे खेतों में लहराऊंगा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो कोशिश हमेशा ये चलती रही कि ये जो एक तरफ हिप हॉप डिस्क क्लब ये कल्चर है ये सलामत रहे, लेकिन साथ ही जो मेरे बुजुर्गों की आवाज़ है, जो वो शायरी है जिससे मैंने कुछ सीखा हुआ है, वो शायरी लोगों तक पहुँचे। तो आप देखें कि जो भी मेरा छोटा सा करियर रहा है 2014 से लेकर 2019 तक, इन 5 सालों में मैंने एक भी गाना, मैंने अच्छे गाने लिखे खराब गाने लिखे, पर मैंने सही गाने नहीं लिखे, मैंने बदसूरत गाने नहीं लिखे, मैंने बदकवार गाने नहीं लिखे। ऐसा है कि मैं जो गाने के बारे में आप बता रहे हैं, पहले जो होता था कि लोग गाना कविता लिखते थे, पोएट और मतलब कविता लिखने के बाद में धुन बनती थी। अब होता है कि धुन बन गया उसके अनुसार आप लिखने को ये है। आप किसको ज़्यादा ये कुछ समझते हैं कि नहीं कोई बुराई नहीं है इसमें, अगर पहले धुन बन गई तो उसके यही क्राफ्ट है, यही क्राफ्ट है जो एक गीतकार को शायर से अलग करता है। दोनों फर्क है। जो आप कहते हैं शायर तो शायर बहुत कमाल के होंगे, पर गीतकार का नाम लेते आपको शायरी नहीं याद आते, फिर आपको आनंद बख्शी याद आते हैं, क्योंकि शब्दकार थे। इनको धुनों पे मजनू साहब इनको धुनों पे वर्ड फिट करने की कला आती थी। और ये भी एक गलतफहमी है कि ये अब होने लगा कि पहले कंपोज कर जाए, पहले धुन बन जाए, फिर गीत लिखे जाए। अब से नहीं हुआ है। आपको पता है जो पहला गाना धुन पे लिखा गया था वो किसने लिखा था? ये 1952 की फिल्म थी नौजवान, इसमें एस.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक था, साढ़े साहब ने लिखा था। पहला गाना धुन पे लिखने का क्रेडिट साढ़े साहब को जाता है 1952 में। तो ये तब से चला है। आज भी ऐसा नहीं कि हर गाने की धुन पहले बनती है। तेरी गलियां पहले लिखा गया फिर कंपोज हुआ, कौन तुझे भी प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ पहले लिखा गया फिर कंपोज हुआ। हाँ, तेरे सैयारा पहले कंपोज हुआ फिर लिखा गया, तेरी मिट्टी पहले कंपोज हुआ फिर लिखा गया। तो दोनों तरह से चीजें होती है, कभी ड्राइविंग सीट पे म्यूजिक होता है, कभी ड्राइविंग सीट पे लिरिक्स होते हैं। आपके जो चंद गीत हैं उसमें से कौन से गीत, ये बहुत मुश्किल है आपके लिए कि हमें तो सब गाना बहुत अच्छा लगता है और सब गाने सुन के लगता है कि ये बहुत दिल के करीब है और कहीं ना कहीं ये जो जोड़ता है गाने को, जो है वो व्यक्ति से जोड़ता है, खुद को जोड़ता है। आपका ये जो है मैं फिर भी तुमको चाहूँगा,
हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये गाना जो है कि एक पॉजिटिविटी कि कोई चाह रहा नहीं चाह रहा है, लेकिन मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये गाना नहीं था, एक नज़म थी जो मैंने 2001 में लिखी। तब तो मैं फिल्म में गाने लिखता ही नहीं था। इनफैक्ट मैं कश्मीर में था और मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं कश्मीर अकेला गया अभी और तो आप सोचें कश्मीर है और मैं उस वक्त फिल्म में क्या देखी 2009 में पता लगाने जी। डल झील है, वहाँ पे कहवा है, शाम है, पीछे चनार के पेड़ हैं जिन पे हल्की सी बर्फबारी हुई है और एक हाथ में पेन और एक डायरी है जो हमेशा मेरी जेब में रखा करती थी, तो मोबाइल नहीं है। तो ये सब मंजर देख के ना कुछ ख्याल उभरे थे जो मैंने लिख के डायरी में रख लिए थे कोने में कहीं। वो कुछ यूँ था कि ये हरे दरख्तों के पत्ते जब शाखों से गिर जाएंगे, क्या बात है, जब झील का पानी सूखेगा और सारे कमल को हिलाएंगे, बहुत अच्छा, क्या बात है। ये वादियां जब सो जाएंगी और आवाजें खो जाएंगी, मेरी जान मैं उस खामोशी में भी प्यार के नगमे गाऊंगा। पल भर जो तुम्हें न सोचूं तो धड़कनें तरसने लगती हैं, पल भर जो तुम्हें ना सोचूं तो धड़कनें तरसने लगती हैं, तुम्हें देख लूं तो नम आंखें भी भोले से हंसने लगती हैं। दिल से दिल का ये मेल सनम मुमकिन है कभी हो जाए कम, कुछ तुम मेरे जैसी न रहो, कुछ मैं न रहूं तुमसे जानम। हालात बिगड़ भी जाए अगर, हम दोनों बिछड़ भी जाए अगर, यादों के चांद शिकारे पर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। क्या बात है। ये वो नज़म जो मैंने कहीं लिख के रखी थी और फिर बरसों गुजर गए। मतलब ये 2001 का वाक़या है और 2015 की बात है जब गरियां बहुत बड़ा हिट हो चुका था और उसकी एक छोटी सी सेलिब्रेशन पार्टी थी जहां मुझे कुछ बोलना था, तो पता नहीं कहां से ये नज़म पॉप अप हुई और मैंने ये नज़म बोल दी। उस पार्टी में मोहित सूरी जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी, वो मेरे पीछे पड़ गए कि ये नज़म मुझे रिकॉर्ड करनी है, मुझे अगली फिल्म का गाना है। लेकिन नहीं, देखिए ये नज़म है, ये गीत नहीं है, इसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। ये अगर बनेगा तो ये ऐसे कैसा बनेगा, इसमें कुछ भी एक गलत ऑर्डर नहीं होगा। तो अगर ये शर्त आपको मंजूर है तो आप इसको ले जाएं। उन्होंने कहा हाँ मुझे मंजूर है। और ये फिल्म है हाफ गर्लफ्रेंड में, जो कि यहीं पे बेसिकली पटना की कहानी है। तो हाफ गर्लफ्रेंड में ये नज़म आई और बहुत बड़ी हिट हुई, इतनी बड़ी हिट हुई कि मैं यकीन नहीं कर पाया कि एक नज़म जो कि शायरी की विधा है, जो कि गीत नहीं है, प्रॉपर नज़म है, उसको इस तरह से लोगों ने सुना, इस तरह से सराहों में बिठाया और मुझे उस साल के सारे अवार्ड्स भी मिले इसी नज़म के लिए। मैं फिर भी ये बात सही है कि फिर मैं चाहूँगी चाहे कुछ हो जाए, यहाँ पटना के लोग आपको चाहेंगे। आपके कविताओं में बहुत ही शौक, रोमानियत, इश्क, मोहब्बत, प्यार का फलसफा देखने को मिलता है। एक बहुत सवाल सीधा टेढ़ा मेरा सवाल ये कि इश्क आपका जो आपने निश्चित रूप से सब लोग करते हैं, हम आपसे इश्क करते हैं, ईश्वर से इश्क करते हैं, बच्चों से इश्क करते हैं, लेकिन आप बहुत अर्ली एज में इससे बीमारी के शिकार हुए और अच्छा रहा शिकार होने के कारण से लिखा भी। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए इश्क का मैं शिकार हुआ, आप इसे बीमारी कह लें, आप इसे बता कह लें, जो भी है, पर इसे बचने में थोड़ा मुश्किल है। और मैं तो ये केदारनाथ सिंह जी की बड़ी अच्छी कविता है जो मुझे कभी कभी याद आती है, कमाल की कविता है। वो लिखते हैं कि मैं जा रही हूँ, उसने कहा, आपको सुनी होगी जी, मैं जा रही हूँ, उसने कहा जाओ, मैंने कहा ये जानते हुए भी कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। ये जो हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है जाना, इसने मेरे जैसे कईयों को शायर बना दिया। तो मेरे साथ भी लाइफ में शायद कभी ऐसा हुआ होगा कि मुझे चला गया। और हम जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं, बड़े जज्बाती लोग होते हैं। ये हमारे यहाँ से ऐसी चीजें निकलती हैं कि सोना लेने पी गए मगर सूना कर गए देश, सोना लेने पी गए मगर सूना कर गए देश, सोना मिला न पी गए मगर चांदी हो गए केस। तो हम इतना हम किसी के लौटने का इंतजार किस हद तक करते हैं। कौन जली ये बावरी उठ उठ बैठी रोए, कौन जली ये बावरी उठ उठ बैठी रोए, चिता तक आशा रही पिया मिलेंगे बोए। तो वहां तक इंतजार करते हैं।
तो मैं भी इसी मिट्टी का बना हूँ, जाहिर सी बात है जब इश्क के भूख के लिए। और मैंने इस किताब में लिखा भी है कि पूरी शायरी की जो बुनियाद है वो यही चीज़ है कि सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। भुलाऊं किस तरह वो दोनों आंखें किताबों की तरह जो याद कर ली। तो सारी शायरी इसी के देश में। गौरीगंज एक छोटे से कस्बे का लड़का जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हुआ जी और हिंदी के साथ साथ उर्दू जुबान जो है उस पर आपने मास्टरी की, ये कैसे हुआ? क्योंकि आप जब बोलते हैं या लिखते हैं उर्दू शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं और ये बढ़िया है कि हम लोग कहते भी हैं गंगा यमुना जो हमारे जो परंपरा है उसको है उर्दू और हिंदी अलग नहीं है, लेकिन हिंदी फिल्मों में भी कहते हैं कि ये हिंदी फिल्म है, लेकिन उसमें उर्दू बहुत शब्दों का प्रयोग किया जाता है और आपने किया भी है और आप बहुत साहिर को आप जब फॉलो करते हैं, गालिब को आपने पढ़ा है, फैज को आपने पढ़ा है, उर्दू कैसे आप सीखे? देखिए पहली चीज तो ये है कि जब हम हिंदी कहते हैं ना तो उसी सांस में हम उर्दू भी बोल रहे हैं। हम हिंदी और उर्दू को अलग करके देख नहीं सकते। और कमाल की बात ये है, आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आपको सबको पता होगा कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तानी ये तीनों उर्दू वर्ड्स हैं। हिंदी खुद अपने आप में उर्दू शब्द है। तो आप कैसे इस चीज को अलग करके देखेंगे? जो हमारे गोश्त में है, जो हमारे फैब्रिक में है, इसको आप अलग करके देख नहीं सकते। एक तरीका है, हमेशा से मैं कहता आया हूं कि उर्दू इस तरह से आपकी ज़बान में शामिल है कि आप एक लाइन कोई भी पढ़ने के आदमी अगर वो बहुत जिद ना आ हो कि मैं तो आज हिंदी बोल के दिखाऊंगा या शुद्ध हिंदी जो वो संस्कृत में हिंदी होती है, तो आप एक लाइन भी नॉर्मल द्वारा उर्दू में नहीं बोलते या अगर मिक्स्ड लैंग्वेज नहीं बोलते। चलिए अगर इतना भी कहना है कि ये हॉल एयर कंडीशन है, ये हॉल एयर कंडीशन में मैंने हॉल इंग्लिश बोला, एयर कंडीशन इंग्लिश बोला, खाली ये हिंदी है और है हिंदी। तो ये हमारी एक हिंदी की ताकत रही है कि हमने बहुत अपनाया है। जो जहाँ से आया है, पुर्तगाली आ गए तो उन्हें दे दो, ईरानी वर्ड्स आ गए दे दो, पर्शियन आ गए दे दो। ये बहुत बड़ा दिल रहा है हमारा, इसीलिए हिंदी की समृद्ध भाषा है कि हम कभी इस जिद पे नहीं अटके कि हमें अगर चाय मांगनी है तो हम हिंदी में मांगेंगे और ऐसे मांगेंगे कि एक मृतिका पात्र में बुद्ध शर्करा युक्त कुछ पे प्रदान किया है। तो हम ये जिद नहीं करते। और ना हम इतने खालिस उर्दू वाले हैं कि हम ये बोलें कि एक लवरेज तपिश प्याला एक बार बतानी है वो भी हमें चाय चाहिए, चाय का। तो ये जो ताकत है हमारी, हम चाय को चाय, ये हमारी ताकत है और इसीलिए हमारी लैंग्वेज इतनी समृद्ध है और इसीलिए हिंदी बातें जो इतने बेटे लड़के यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग हिंदी के नाम पे इतना खुश होते हैं। जी, लेकिन गालिब को और साहिर को आपने ज़्यादा फॉलो किया है? गालिब को फॉलो नहीं किया मैंने, और मैं ये बहुत इत्तेफाक नहीं, गालिब को फॉलो करने का मेरा कद ही नहीं था और गालिब को फॉलो करने की मेरी हैसियत नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि इत्तेफाक ये था कि जो मैंने पहली किताब पढ़ी होगी पोएट्री की वो दीवानी गालिब थी और उसकी वजह ये थी कि मेरे पापा ने संदूक नहीं पढ़ी हुई थी, पापा ने दिया हुआ कुछ इंप्रेस करने के लिए लोगों को पढ़ी होनी नहीं कभी। तो मैं शायद 7 साल का तकरीबन चलता है वो संदूक ऐसे ही खेलते हुए और वहाँ से आते जाते मैंने वो बुक देखी और मैंने कहा वो देवनागरी में थी, दीवानी गालिब देवनागरी थी। तो जो मैंने पहला शेर पढ़ा वो पहला शेर सुनते ही मतलब पढ़ते ही मेरे तो होश उड़ गए और मुझे लगा कि ये मैं मर जाऊंगा पर नहीं समझ पाऊंगा कि कहा क्या है। और वो शेर मैं आपको भी समझ लेता हूँ, आप समझ के दिखाएं। वो शेर कुछ नहीं था जो दीवानी गालिब का पहला शेर है, नक्श फरियादी है जिसकी शौकीय तहरीर का, नक्श फरियादी है जिसकी शौकीय तहरीर का, कागजी है पैर है जिस बरकत तस्वीर का, कावे कावे सख्त जानी है तन्हाई में पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुम्मे शीर का। समझ आया? मुझे भी है, लेकिन एक जिद जरूर शर्मी थी कि जब भी मौका मिलेगा तो इसको समझूंगा, ये ज़बान सीखूंगा। तो बहुत इसी दीवान है जब तक मेरी आंखें खुलती, जब तक मैं और क्लास 12 से और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक जाने के बीच में मेरे पास तकरीबन 4 महीने का वक्त था। उन 4 महीनों में सेल्फ टॉट तरीके से दिन रात वो 2 रुपए की उर्दू की कायदे वाली किताब लेके मैं बैठ गया और मैंने उर्दू लिखनी पढ़नी पकाया सीखी। तो ये मेरा कनेक्शन उर्दू से रहा और फिर तो जिस तरह के पोएट्स हमारे पास हुए हैं उर्दू में, अब कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें, लेकिन बहुत समृद्ध परंपरा रही हमारी उर्दू शैली की। मनोज मुंतशिर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आप रेडियो टीवी के लिए आपने लिखा और
फिल्मों के लिए अब लिख रहे हैं, टीवी के लिए अब लिखना बंद कर दिया, तो दोनों में आप किसको ज़्यादा कठिन मानते हैं कि ये जो है विधा जो है, जैसे बाहुबली में आपने बहुत बाहुबली जो है वो मुझे लगता है ब्लॉकबस्टर रहा, क्योंकि ज़्यादातर साउथ की फिल्मों को हम डब करते हैं और पहली फिल्म हुआ जिसका आपने डायलॉग लिखा, और कटप्पा जो है उसका ये था कि उंगली काट के मैंने सीधा मैं गला काट कर डाल दूंगा। वो भयानक डायलॉग आप जैसे व्यक्ति अभी जो देखने के बाद मुझे लगता है कि ये कैसे लिखा हुआ है। बहुत रिलेवेंट डायलॉग है, इनफैक्ट पूरी फिल्म का वैसा डायलॉग है जिसमें मुझे बड़ा फख्र है, क्योंकि मुझे तब बहुत तकलीफ होती है जब देश में औरतों को बगैर बात के जज किया जाता है। और जज आप कैसे करते हैं? एक हादसा होता है एक हमारी राजधानी में, और अगले दिन के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पार्लियामेंट्री पॉलिटिशियंस इस तरह की बातें करते हैं कि हाँ लड़के हैं, गलती होगी तो होगी, फांसी दे दोगे क्या? मतलब लड़के हैं, गलती होगी, इस तरह से आप बच निकले इस बात से। एक साथ कहते हैं, और पार्लियामेंट्री ने उनका नाम ही लूंगा, एमपी हैं, वो कहते हैं कि ये सब ना चाउमीन की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब चाउमीन खाते हैं तो वासनात्मक विचार मन में आते हैं। इतना ट्रिविलाइज करते हैं इस चीज को, इतनी बड़ी चीज को आप ऐसे ट्रिविलाइज करते हैं। और फिर बाकी भी एक कौम है जो खड़ी हुई है ये कहने के लिए कि अरे यार जब लड़कियां 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलेगी तो फिर सब तो होता ही रहेगा। मतलब तो लड़कियां 6 बजे के बाद घर से ना निकलें, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी शहर को किसी भेड़िए से जहाँ आतंक है तो भेड़िया बंद करना चाहिए, ना कि इंसान को बंद कर देना चाहिए। तो लड़कों को बंद कर दो, 6 बजे बाद वो निकले घर से बाहर, कहानी खत्म, लड़कियां सेफ रही। और फिर एक और जमात है ये कहती है कि हमारे शास्त्रों में, इन्होंने शास्त्रों का पहला पता नहीं पढ़ा है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और मैं को बताना चाहता हूँ कि शास्त्रों में जो 5 महासतियां बताई गई हैं, जिनका नाम लेने से आपका तर्पण हो जाता है, जिनका नाम लेने से आप प्योर हो जाते हैं, आपको जन्नत में जगह मिल जाती है, वो 5 महासतियां कौन हैं? अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती और द्रौपदी। अहिल्या वो हैं जिनके साथ गौतम ऋषि की पत्नी, जिनके साथ इंद्र ने शारीरिक संबंध बनाया जबरदस्ती, धोखे से, छल से, मतलब शी हैड टू मैरी इन हर लाइफ। तारा सूर्य की पत्नी जिनको बाली उठा के ले गया और बाली के साथ उन्होंने अंगद को जन्म दिया, शी हैड टू मैरी इन लाइफ। मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, विभीषण की पत्नी बनी रावण के मरने के बाद। द्रौपदी जिनके 5 पति थे, और कुंती जो शादी से पहले मर गई थी। लेकिन हमारे शास्त्र समझते हैं कि जो औरत की चेतना है वो इस चीज में नहीं है कि वो कितने मर्द या कितने पुरुष उसके जीवन में, वो इस बात पे है कि उसका सतीत्व, उसकी जो आंतरिक चेतना है वो कितनी डेवलप है, वो कितनी बलवती है। तो हमने इन औरतों को इतनी इज्जत दी है, इतना सारा हमको उठाया है, और ये मूल रूप जो इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे वही तकलीफ होती है। जब मुझे इसमें मौका मिला ये कहने का तो मैं अपनी भड़ास निकाल दी, मैंने लिख दिया कि और हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते ही सकता है। ये जो आपका डायलॉग है ये हर घर में हर स्त्री के दिल तक उतर गया है, और हर स्त्री को लगता है कि एक व्यक्तित्व है जो हमारी बात कह रहा है, और पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व को आपने बताया कि स्त्री जो है उसकी क्या अपनी अस्मिता और अस्मिता की बात है। और छोटा शब्द होगा कि हमें अगर स्त्रियों के उससे कहें कि आपने एक बहुत बड़ी लाइन खींच दी, तो उसके आगे अब कोई ये रह नहीं जाता है कि स्त्री के बारे में कोई भी कुछ भी कहे। देखिए कमाल की बात ये है ना कि मैं तो हमेशा मेस्मराइज रहा हूँ। मैं जिस माँ ने मुझे बड़ा किया, मेरे बहुत बचपन में मेरे पापा की नौकरी छूट गई थी, मेरी मम्मी प्राइमरी स्कूल की टीचर थी, तो पापा उसी वक्त उन्होंने वो पुरोहित वाला काम शुरू किया, और बेचारे बहुत कुछ तो और नहीं कर पाते थे। मेरी मम्मी की सैलरी थी 500 रुपए, 500 रुपए में वो 300 रुपए की फीस दिया करती थी, 200 रुपए पूरा घर चलाया करती थी। तो मैं उस माँ का बेटा हूँ, जब भी उनकी तरफ मैं देखता हूँ मुझे लगता है कि ये कैसे मैनेज करते कि मैं ज्यादातर जो मेरी लाइफ में औरतें रही हैं, वो चाहे माँ के रूप में रही हो, चाहे बहन के रूप में रही हो, चाहे मेरी दीदी हो, इनको देख के मैं हमेशा खास हो जाता हूँ। मतलब मुझे ताज्जुब होता है कि कैसे तुम हो, कैसे ऐसे, हाउ कैन यू मैनेज सो मच। मैंने एक नज़्म भी लिखी थी कि कौन हो तुम, कौन हो तुम, इतनी नाजुक हो कि हाथ लगाने से बिखर जाती हो, और इतनी मजबूत हो कि पर्वतों को चीर के नदियों की तरह गुजर जाती हो। ऐसी ठोकर नहीं बनी जो तुम्हें गिरा सके, फिर भी रोज हाथों से गिरती हो दुआओं की तरह। ऐसी ठोकर नहीं बनी जो तुम्हें गिरा सके, फिर भी रोज हाथों से गिरती हो दुआओं की तरह। धूप जैसे तपते हुए हौसले हैं तुम्हारे, और खुद नजर आती हो छांव की तरह। हैरान हूं मैं कैसे कुदरत ने तुम्हें इतने सारे जादू दे दिए, एक ही इंसान को मरियम का दिल और लक्ष्मीबाई के बाजू दे दिया।
So that's what it for me. आपको मैं कहीं पे बोलते हुए सुनी हूँ कि शब्द जो होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। आपने किसी शब्द जो होते हैं वो आपकी ताकत है और वो आपकी कहीं कमज़ोरी नहीं है। और शब्द का चुनाव आपने हर उस पे आपने एक मजबूती की तरह किया। जहाँ माँ को आपने इतना बड़ा कैनवास बना के रखा, सही में माँ के जगह कोई नहीं ले सकता है। और माँ ने जो किया है, आज माँ के ही कारण आप यहाँ पे बैठे हैं। मनोज शुक्ला, मनोज मुंतशिर को हम लोग पा रहे हैं। रत्ना जी, मैं बीच में सॉरी इंटरप्ट करूँगा क्योंकि आपने कहीं इसका रोक मोड़ दिया बातचीत का। दुनिया में ना हर कोई आपसे प्यार का दावा करता है कि यार हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम तो हमारी जान हो, हमारा दिल हो, हमारे जिगर का टुकड़ा हो। कभी हिसाब लगा के देखना, ये जितने लोग ऐसी बातें कहते हैं ना, इनसे माँ का प्यार 9 महीने ज़्यादा लगेगा। तो इतना तो हिसाब ये है कि आप बहुत प्यार करते होंगे मुझे, लेकिन मेरी माँ मुझे 9 महीने ज़्यादा प्यार कर चुकी है। ये दुनिया में कौन करता है? हर कोई शक्ल देख के प्यार करता है ना। चेहरा देखा, आपसे मिले, आपकी बातें अच्छी लगी, हमारे बीच में कनेक्ट हुआ, रिश्ता जोड़ा। सिर्फ माँ है जो प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे लकीर देखती है, प्यार करने लग जाती है, चेहरा नहीं देखती है। मैंने बहुत पहले कहीं एक इंटरनेट में एक नज़्म पढ़ी थी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हजारों बार सुनी ये कहानी कि खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। लेकिन आगे की कहानी किसी ने नहीं सुनाई, आज मैं सुना रहा। ऐसा नहीं कि माँ को बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ या उसने जश्न मनाया, बल्कि सच तो ये है कि वो बहुत पछताया। कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया, वो जान भी नहीं पाया। क्या बात है। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। अब निश्शब्द हो गई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं, अभी तो कहाँ हुआ। 40 मिनट का वो आज बातें नहीं दिखाएंगे। हाँ, वहाँ अर्पिता जी ये कह रही। लेकिन मैं आपकी पुस्तक से, मेरी फितरत है मस्ताना, ये आप लिखने के मुझे लगता है जैसे कि अनीता जी ने बताया, मैं भी इसके बारे में नंबर 1 पे थी। इसमें एक कविता जो है, बाकी तो रुमानियत की भी है, सब तरीके की आपने लिखा, लेकिन एक कविता जो है द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस, ये मतलब अभी तक मैं कभी किसी को, मैंने हिंदी राइटर को मैंने नहीं देखा कि जीसस के ऊपर इतना बढ़िया, वो कैसे आपके उसमें हुआ। और उसमें लाइन भी आपने बहुत बढ़िया लिखा है, कतरा कतरा पिघल रहा सूरज, और उसके बाद में आपने तिनका तिनका, ये कैसे आपके बन गया? मैंने एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था द पैशन ऑफ क्राइस्ट, आपने सब बहुत देखी होगी। ये नज़्म पूरी तरह से उस फिल्म से इंस्पायर्ड थी, और उसमें एक सीन था कि जहाँ जीसस के ऊपर पत्थर फेंकने वाले वो लोग थे जिनके उन्होंने जख्म भरे थे, कभी जिन मुर्दों में उन्होंने जान डाली थी, वही जीसस को पत्थर मारे थे। तो ये मेरे लिए ऐसा मोमेंट था जो कि कविता में आना ही था, और जब मुझे मौका मिला तो नहीं करता है। अच्छा, दूसरी कविता इंटॉलरेंस, ये 4 लाइन की कविता है, ये इसके पीछे का क्या राज है? ये देखिए, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मामला हो जाएगा, लेकिन ये मेरी बहुत इजी और बहुत ज़ाती राय है, और मैं चाहता हूँ कि इसको किसी भी पॉलिटिकल कनेक्ट से न जोड़ा जाए। पर हाँ, इंटॉलरेंस एक ऐसा मुद्दा है कि पिछले कुछ दिनों में जो हमारी सियासी सरगर्मियाँ रही हैं बहुत राजनीति की गई है इंटॉलरेंस पे, और लोगों ने बोला कि हम तो छोड़ के चले जाएंगे, हम देश छोड़ देंगे, वतन छोड़ देंगे। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मुझे भी सबकी तरह थोड़ी सी शिकायत है, मुझे भी सबकी तरह थोड़ी सी शिकायत है कि चंद सांप यहाँ अपनी आस्तीन में हैं। मुझे भी सबकी तरह थोड़ी सी शिकायत है कि चंद सांप यहाँ अपनी आस्तीन में हैं। मैं ये जमीन मगर छोड़कर कहाँ जाऊँ, मज़ारे मेरे बुजुर्गों की इस जमीन में हैं। तो कुछ चीजें हैं कि मेरे अपने से लोगों से, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हमसे हमारी जमीन को नहीं छूटी। जिया जब तक मैं सूरज बन के चमका आसमानों में, जिया जब तक मैं सूरज बन के चमका आसमानों में, कभी जब शाम आएगी तो ढल जाऊंगा मैं भी। कई घर बदले जीते जी, मगर घर आखिरी तय है, जहां पुरखे चलेंगे वहीं जल जाऊंगा मैं भी।
गौरीगंज के बारे में जहाँ आपका जन्म हुआ उसके बारे में भी आपने कविता लिखी है। मैं चाहूँगी कि उसको भी आप थोड़ा सा 2-4 लाइन हमारे जो दर्शक हैं उनको सुनाइए। और उसके साथ साथ एक छोटा सा है कि यहाँ पे 50, 60, 70, 80, 90 के दशक के बैठे हुए लोग हैं जो फिल्मों के गाने को अभी भी उनके अगर कहा जाए तो उनके जुबान पे है, लेकिन अभी के गाने एकदम नहीं है। तो इसके लिए क्या आपका कुछ एक नया आपने शुरू किया? आज ही शायद आपने प्रोमो वगैरह मैं देखी हूँ, टाटा स्काई में आपका कुछ ये है, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि हमारे दर्शक देखेंगे इसको। जी, एक बात की मुझे हमेशा बहुत तकलीफ होती थी कि जब भी हम टेलीविजन पे कुछ करते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि यार एक टारगेट ऑडियंस है 30-33, इनके लिए कुछ करो, क्योंकि ये वही लोग जो म्यूजिक खरीदते हैं, जो टेलीविजन देखते हैं, जो पैसे खर्च करते हैं, फिल्म देखते हैं। और मुझे हमेशा ये बात बहुत चुभती थी कि तो क्या मेरी मम्मी के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे पापा के लिए कुछ होना चाहिए। तो मैंने ये कोशिश की, जब मुझे मौका मिला, आज से मेरा एक शो शुरू हुआ है जो मैं होस्ट कर रहा हूँ टाटा स्काई के चैनल नंबर 318 क्लासिक सिनेमा, जिसका नाम है गानों की दराज से मनोज मुंतशिर। सो संडेज सैटरडे सुबह 8 बजे, संडे शाम 5 बजे और 3-4 रिपीट टाइम्स हैं। तो आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा, गानों की दराज से मनोज मुंतशिर, आप जरूर देखें। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो कहानियां जो आपने अब तक नहीं सुनी होगी, क्योंकि बड़ी फैसिनेटिंग हिस्ट्री रही है, बड़ी फैसिनेटिंग लीनिएज, इसी से बात खत्म कर देंगे। जो एक ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, उस जमाना ब्लैक एंड व्हाइट था, तब लोग बड़े कलरफुल थे। उस दौर की जो किस्से कहानियां हैं वो बड़े कलरफुल हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कभी लोगों से कि आज जब आप कंपेयर करते हैं, जब आपको लोग आके कहते हैं, और स्पेशली मैं भी रोज भुगतता हूँ कि पता नहीं कोई हॉलीवुड से आ जाता है, कोई जर्नलिस्ट पता नहीं कहाँ से उठ के पूछता है, यार आप तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, सॉन्ग एंड डांस इंडस्ट्री हो, फिर भी आपको म्यूजिकल क्यों बनाते? आपके पास ला ला लैंड क्यों नहीं है? आपके पास मोहन रुश क्यों नहीं है? आपके पास साउंड ऑफ म्यूजिक क्यों नहीं है? आपके पास शिकागो क्यों नहीं है? और मुझे एक बात उस वक्त निहायत गुस्से से मैं कहता हूँ कि भैया हमारी हिस्ट्री उठा के देखो, जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है। क्या कभी ऐसा दुनिया की किसी जबान में हुआ है कि एक पूरी की पूरी फिल्म और कमर्शियल फिल्म, मैं आज से मैं बात नहीं कर रहा, पैनल से मैं बात नहीं कर रहा, एक पूरी की पूरी कमर्शियल फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो पूरी की पूरी तरह के डायलॉग्स पोएट्री में लिखे गए थे। हीर रांझा आप कभी वो फिल्म देखें, और आप में से बहुत लोग देखी होगी, नहीं देखी तो जाके देखें आप। ये मैजिक सिर्फ हमारे यहाँ हुआ है, ये मैजिक सिर्फ कभी आदमी कर सकते थे, किसी और शायद बस की बात नहीं। उसमें एक सीन है जहाँ राजा हीर को पहली बार देखता है और अपने होशो हवास खो देता है, और वो हीर की सहेली से कहता है कि जरा मेरी जान पहचान करा दो अपनी सहेली से, जो इंट्रो वाला चलता है ना, आज भी लड़के कहते हैं मेरा इंट्रो करा दो। तो राजा कहता है मेरा इंट्रो करा दो। सहेली हीर की कहती है ठीक है, लेकिन मैं क्या कहूँ जाके हीर से? ये जो राजा का जवाब था मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि पोएट्री, शायरी, फिल्मी गीतों या किसी भी तरह का इतिहास आप उठा के देखें, किसी लड़की की ऐसी खूबसूरत तारीफ कभी की नहीं गई होगी। राजा कहता है कि उससे कहना कि वो मेरा ख्वाब है, उससे कहना कि वो मेरा ख्वाब है जो चमकता है दिल में, वो महताब है। उससे कहना कि गेहूं के खेतों का रंग तिलमिलाती हुई तितलियों की उमंग। उससे कहना कि झूलों की अंगड़ाइयां और उड़ते दुपट्टों की शहनाइयां। उससे कहना कि झरनों का चंचल शबाब, घाट की ताजगी आबरूए जनाब। उससे कहना कि चक्की के पाटों का राग, लड़खड़ाती जवानी मचलता सुहाग। उससे कहना कि दुल्हन के होठों की प्यास, पहले बोसे की गर्म और ठंडी मिठास। इतनी रंगीनियों को जो यकजा किया, हीर कुदरत ने कब तुझको पैदा किया। बहुत बड़ी कहानी है, क्या फॉलो कर रहे हैं बहुत इशारा करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई भी यहाँ जो बैठा हुआ है व्यक्ति वो नहीं चाह रहा है कि हम प्रोग्राम को या आपकी बातचीत को समाप्त करें, और खुद मेरा भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि बल्कि चलता रहे और लेकिन समय की पाबंदी है। एक चीज़ जाते जाते सवाल मेरे मन में उठा कि आज आपके पास शोहरत भी है, पैसा भी है, कहीं दिल के किसी उस पे खाली पड़ लगता है? शादीशुदा है? बिल्कुल शोहरत और पैसा, इन दो चीजों को लेकर भी ऐसी सीरियसली है। जब ये नहीं थे तो भी नहीं लिया, और आज हैं तो भी थोड़ा बहुत है तो उसको क्या सीरियसली लेना। मैं हमेशा बात मानता था कि आज आग है, कल हम पानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे।
तो जब मैं एक स्टोरी होना है तो क्या ही चीज़ों को देखती है ना, मेरी आवाज़ हमेशा गूंजेगी ना, सुनने के लिए हमेशा तुम होगे, तिनका तिनका बड़ा मिलूंगा मैं भी कहीं और कहीं पर रेशा रेशा तुम होगे, जैसे सूखे फूल दबे हो पन्नों में, गए दिनों की एक निशानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। इनसे इनकी कविता जो है इनकी किताब की वक्त हो चुका है, और फिर इंटरेक्ट भी करना चाहेंगे तो पहले क्या करें, क्या आप सुझाव मैं एक सवाल नहीं, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। पहले तो बहुत ही खूबसूरत सेशन, और आज एक चीज़ एहसास हुआ ना कि अभी तक मैं अपने से इम्प्रेस्ड रहा करता था, आज पहला मैं जिंदगी में किसी से इम्प्रेस्ड हुआ। आपकी किताब पढ़ने का तो मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ है, बट बहुत हैरान नजर आ रहा है उसमें। 153 पन्ने पर एक आपकी गजल लिख गई है, वो आप पढ़ के सुनाए, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। और उस पर अगर इजाजत होगा तो उस पर मैं 2 कमेंट करूंगा, पहले वो आप पढ़ के सुनाए, बहुत खूबसूरत है। 153 पर अच्छा मैं ये तुरंत सुना देता हूँ आपको, आपने 153 नंबर पढ़ना क्या है, कमाल है। कोई खिड़की कोई दीवारों का अच्छा नहीं लगता, कोई खिड़की कोई दीवारों का अच्छा नहीं लगता, वो क्या रुखसत हुआ आंखों को घर अच्छा नहीं लगता। क्या बात, क्या बात, क्या बात। वो जब हम रहा था पत्थर भी सहलाते थे पैरों को, वो जब हम रहा था पत्थर भी सहलाते थे पैरों को, नहीं है वो तो फूलों का सफर अच्छा नहीं लगता। अब आप कमेंट करते, मैं पढ़ दिया पूरा पढ़ लेना, वो अंतर दो बिछड़ना है तो कल क्यों आज ही मुझसे बिछड़ जाओ, बिछड़ना है तो कल क्यों आज ही मुझसे बिछड़ जाओ, मुझे हर वक्त तन्हाई का डर अच्छा नहीं लगता। मैं शायर हूँ, मेरी रग रग में खुददारी मचलती है, मुझे मर मर के जीने का हुनर अच्छा नहीं लगता। शख्सियत, मुझे एक ख्याल आया, शख्सियत है बहुत लेकिन गिला अच्छा नहीं लगता। वाह, ये आपके ही उत्तर प्रदेश के एक शायर है, अतीक असर नाम है, वही रदीफ से उन्होंने लिखा है अच्छा नहीं लगता। इजाजत है तो आपके नजर बिल्कुल सुनाइए। मसरत और गम, आपने लिखते हैं ना, मसरत और गम दोनों की कोई हद जरूरी है। मसरत खुशी को कहते हैं, मसरत और गम दोनों की कोई हद जरूरी है, किसी की एक शय का सिलसिला अच्छा नहीं लगता। और जो आपने अंतिम लिखा है उस पर अतीक साहब लिखते हैं, अतीक ऐसा भी जीना क्या जीना है आखिर, अतीक ऐसा भी जीना क्या जीना है आखिर, लोगों जिसमें जोशे वलवला अच्छा नहीं लगता। वही अच्छा नहीं लगता रादिफ को लेकर के, वही ख्याल वही तख्त है ये साथ में देखिए ये अवध के लोग हैं ऐसे ही लिखते हैं। और कमाल की बात है कि जब अभी आप हिंदी उर्दू की बात करेंगे मुझे याद आया कि एक खास उर्दू है जो अवध की उर्दू है, जहाँ कैसे कभी साफ कर रहे हैं, अवध की उर्दू में बड़ी कमाल की चीज है कि हमने एक भी वर्ड, एक बार आरजू लखनवी साहब बड़े शायर लखनऊ के, उनसे किसी ने ऐसे बोल दिया ताऊ ने कि यार तुम्हारी क्या उर्दू, लखनवी उर्दू, दक्कनी उर्दू, दिल्ली उर्दू, ये उर्दू वो उर्दू, जब तक हम पर्शियन वर्ड्स में डालें, जब तक हम उसमें अरबिक वर्ड्स में डालें, तब तक उर्दू बनती कहाँ है। वो गुस्से में आ गए, उन्होंने पूरा एक दीवान लिखा है जो अवधी उर्दू में, उसका शेर मैं आपको सुनाता हूँ, आपको अंदाजा होगा कि अवधी उर्दू क्या होती है। कि काली घटा में कौंधा लगा बन में कोयल कूद गई, आप बताएं इसमें एक भी अरबिक पर्शियन वर्ड नहीं और उर्दू ही। काली घटा में कौंधा लगा बन में कोयल कूद गई, जितनी लंबी सांस खींची थी उतनी लंबी कूद गई। तो ये इस तरह के पता नहीं किस तरह के संतराश हुए, हम कहाँ जाएं और कैसे बात करें, सदे बदल जाएंगे बोलते। हाँ जी, एक आपकी 4 लाइन की बहुत ही दिल को छूता हुआ है कि बादल के बिस्तर में लेटा हुआ मैं आज, बादल के बिस्तर पे लेटा मैं भी हूँ, मुझे याद नहीं है लेकिन तो मेरे नाम रियासत, बादल के बिस्तर में लेटा है, मेरे सपनों मेरी नींदों में भी परियां आई हैं, मेरी माँ की जी हाँ, मेरी नींदों में भी परियां आई हैं, बादल के बिस्तर पे लेटा मैं भी हूँ, तो क्या जो मेरे नाम रियासत नहीं हुई, अपनी माँ का राजा बेटा नहीं हूँ। और अब हो गए, आप हम इंटरेक्शन कर लेते हैं, पोइट्री तो बहुत सुन लिया क्वेश्चन मुंशी साहब
आप लोगों पर सहर करने का कहाँ से हुनर सीखा है? साइंस से। लेकिन आप मुंतशिर कैसे नहीं लगते? यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। आपके जो एक एक लफ्ज हैं इतने सजे हुए हैं और इतना अच्छा तकल्लुफ आपका कि तबीयत खुश हो जाती है। कहाँ से आपने ये कमांड किया फोनेटिक्स में? देखिए मुंतशिर जो वर्ड है ना, मैं इसी किताब में कहीं लिखा है कि ये जो एक चीज है कि आप तो टूटे हुए लिखे हुए, तो मैंने कहीं इसमें लिखा है कि नाम था रख लिया था बस यूं ही, क्या ये सारी जिंदगी ढूंढना पड़ेगा? नाम था रख लिया था बस यूं ही, क्या ये सारी जिंदगी ढूंढना पड़ेगा? और कितना टूटना बाकी बचा है और कितना मुंतशिर होना पड़ेगा। वकील साहब ने जो बोला ना, अपने से नाम नहीं लिखा, इजाजत है तो एक सुपरता क्या भैया ऐसे मेरी आवाज काफी तेज है। क्या भैया तू मेरी सुन, तू मेरी सरगोशी जी, क्या भैया सुन तू मेरी सरगोशी, मैं फंसा हूँ मुंतशिर ना समझ। वाह क्या बात। मुंतशिर ना, आपका नाम मुंतजर होना चाहिए जो अब तो यही है किसी साथ जीवन। फोनेटिक्स पे आपका जबरदस्त कमाल है। मुझे बहुत हैरत होती है इतने कम उम्र में आपने उर्दू पे इतना अच्छा कमांड किया, तबीयत खुश हो जाती है। एक एक वर्ड जो आप बोलते हैं ना, लगता है बिल्कुल शहद की तरह टपक रहा है। यकीन माने आप लोगों से सीखा। नहीं ऐसा नहीं सच है, है। ज़रा नवाजी है, आप बहुत टैलेंटेड हैं। आपको 17 में सुना था रेख्ता में। हाँ रेख्ता में जी। मतलब मैं इतना इम्प्रेस हुआ था आपसे, रियली इंटरेक्शन हुई थी वहाँ पर। आज तो रेख्ता में मैं 4 दिन से सो नहीं रही हूँ। रात में एकदम मेरी नींद गायब। दिसंबर में आ रहे हैं सर, अभी भी एकदम दिसंबर में आ रहे हैं रेख्ता में। हाँ दिसंबर में रेख्ता में भी आ रहा हूँ और उसके पहले वहाँ जरूर मुलाकात होगी आपसे। जी साहित्य आज तक में भी हैं 2 या 3 नवंबर को शायद, जो भी आप वहीं पर आ जाए। जी मनोज जी बहुत अच्छा लगा। मेरा भी नाम मनोज ही है। क्या बात है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, साहिब उद्यानी से आप बहुत प्रभावित थे। वो तो आजीवन कुमारे रहे थे, आपने तो शादी की। उनकी शादी से प्रभावित साहिब उद्यानवी कैफी आदमी शकील बरानी मजनू सुल्तानपुरी है, वो लोग लीजेंड माने जाते हैं हिंदी सिनेमा में। उनसे आप कहाँ प्रभावित रहे और अपने आप को कहाँ पाते हैं उन लोगों की तुलना में? कहीं नहीं पता। कोई तुलना ही नहीं है। इनफैक्ट जिस दिन मैं 30-35 साल गाने लिख लूंगा उस दिन शायद ये सवाल वाजिब होगा कि आप कहीं पाते हैं क्या? अभी तो मैं तालिबे इल्म नहीं हूँ, अभी तो मैं घुटनों पर नहीं पहुंचा कहीं, तो कोई तुलना नहीं। तो साहिब साहब के एक शेर के साथ एक शायरी के साथ मैं बातों को विराम देना चाहूंगा। चंद कलियां की शाख की चुनकर मुद्दते महबे इलास रहता हूँ मैं, तेरा मिलना खुशी की बात है। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया जी। Do you get tired like Kafi got after writing Heer Ranjha? Does your creativity tire you as much as people say he died writing that movie? No, but he died far later. People say he नहीं ये हो नहीं सकता क्योंकि कैफी साहब तो मुझे लगता है 2000 के आसपास कहीं उनका इंतकाल हुआ था। 2002 हाँ, ये तो 73 की फिल्म थी, मतलब 30 साल उसके बाद जन्म शताब्दी भी है उनका, कैफी साहब का 1919 में जन्म हुआ था। हाँ तो ये बिल्कुल वजह नहीं हो सकती। और मैं एक बार बताऊं कि ये थोड़ा ये वाकई ठाट वाले लोग थे। मेरे साथ थोड़ा सा मामला अलग है क्योंकि मुझे एक जिंदगी भी चलानी है, इन्हीं गानों से मेरा पीछे कुछ चलता है, इन्हीं गानों से मेरी गाड़ी में पेट्रोल कहता है, तो मैं ये लग्जरी ले नहीं सकता कि मेरे राइटर्स ब्लॉक आ जाए या मैं थक जाऊं या लिखना छोड़ दूं। ये फिर तो नहीं होगा मुझसे, ये मेरी मजबूरी नहीं है। सर कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि आह से निकला होगा गान, तो आपके केस में क्या किस चीज के वियोगी हैं आप जो इतना अब बताइए। एक जो कहानी इश्क की वो सुनी नहीं इश्क की आपने बताया ही कहाँ? नहीं एक तो सुन ली ना, मतलब एक तो आपको पता ही चल गया मैं फिर भी तो खुश रहूंगा शायद। नहीं वो नहीं बाकी गाने भी सुनाऊं आपको। हाँ वो सुना दीजिए। कबीर शिफाई साहब ने तकरीबन 80-85 साल की उम्र में एक बहुत बढ़िया सा कथा कहा था जो आपके इस बात का जवाब है। सिमट सका न कभी जिंदगी का फैलाओ, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता, निकल ही आती है कोई न कोई गुंजाइश, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। जब आप किसी से कहते हैं यू आर माय फर्स्ट लव, तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब आप किसी को कहते हैं यू आर माय लास्ट लव, तो शायद आप झूठ बोल रहे हैं। मुंतशिर साहब, वैसे आप जैसा शायर से ये सवाल पूछना मुझे लगता है कि नामुनासिब है, फिर भी ये गुस्ताखी कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ।
आजकल जो फिल्मी गीत, मैं पहले अपना परिचय छोटा सा, मेरा नाम सीताराम सिंह है और मैं गजलें गाता हूँ। तो पहले जिन जमाने के बिहार के सबसे जाने हुए जाने पहचाने गजल सिंगर तो नहीं, मैं जिस जमाने की बात आप कर रहे हैं, जिन जमानों के शेर आपने सुनाए, कैफी और साहिर साहब की बात कही, और फिर एक बार माफ़ी के साथ जो आप लिखते हैं, तो आजकल के गानों में और फिल्मी गानों में, ख़ास तौर पर मैं शायरी की बात नहीं कर रहा, फिल्मी गानों में ये पंजाबी वर्ड्स क्यों ज़्यादा आते हैं, जबकि पहले के गानों में इस तरह क्या पंजाबी वर्ड्स की अभी ज़रूरत हो गई है, पहले नहीं थी? सर मैं पहले सर आप जवाब दें, क्या पंजाबी वर्ड से आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, जैसे उर्दू में मिठास है वैसे ही पंजाबी वर्ड्स में भी अपनापन और मिठास बहुत है। सवाल को आप गलत ना लें। नहीं, मैं गलत नहीं ले रही, मैं भी एक बात कह रही हूँ उसी पे। नहीं, आजकल क्यों ऐसा लिखा जा रहा है? एक समय में बंगला बहुत सिनेमा में की बात मैं कर रहा हूँ, भाषा से मेरा कोई, सभी भाषा अच्छी है। जी, इसका एक छोटा सा जवाब ये है, और मेरे ख्याल से यही मुनासिब जवाब होगा कि दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें जो बदलती नहीं है, एक है पत्थर, दूसरी है लाशी। तो जिंदगी बदलने का नाम है। जब वो सिनेमा का वो दौर था वो भी अच्छा था। आज अगर एक ऐसा दौर आ गया है जहां हम तमाम ज़बानों की सरहदें नाम के एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं, वो भी अच्छा है। सिनेमा के गाने हमेशा कैरेक्टर बेस्ड होते हैं। अगर हमारी कहानी थोड़ा उस तरफ जा रही है, पंजाब की तरफ, और उसमें एक खास तरह की गेयता, एक खास तरह की गीतात्मकता और एक खास तरह की ध्वनि है पंजाबी गानों में, तो कोई बुराई नहीं है और इस्तेमाल होते हैं। शायरी से इस्तेमाल हो, शाबाश से इस्तेमाल हो, जिस तरह से कि हमारे शिव बटाली साहब ने लिखे गाने, एक कोई जिसका नाम मोहब्बत, कितना खूबसूरत गाना है, तो वैसे इस्तेमाल होने कोई बुराई नहीं है। आज दिल छोड़ा के क्या बढ़िया गाना है। तो मुझे आपकी बात समझ में आई कि ये जो रैप कल्चर है, इससे आपको एतराज है। जहां भूमन पंजाबी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो पंजाबी ही क्यों, किसी भी तरह के भूमन शब्द गलत है और नहीं यूज होने चाहिए। जी, क्या बात। और क्या कुछ सुनना होगा तो मेरी कोशिश पूरी होगी। नहीं, मैंने, मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं था ये पूछने का, क्योंकि आजकल ये ज़्यादा हर जगह, जहाँ मतलब मेरे ख्याल से नहीं भी ज़रूरी नहीं है, तब भी होता है, इसलिए मैंने कहा। मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे गाने आप देखें तो जहाँ जरूरी है, मैंने एक ही गाने में पंजाबी यूज किया है, वो है केसरी तेरी मिट्टी। अब वो कहानी नहीं की है तो वहाँ मुझे करना पड़ा, बाकी मैंने नहीं किया। धन्यवाद मनोज जी एंड रत्ना। आज की शाम बहुत खूबसूरत रही एंड इशारा करते हुए मुझे लगा था कि आई एम बीइंग अ विलेन ओवर हियर, बट वी हैड अ टाइम टू फिनिश द प्रोग्राम एंड आपकी बातें इतनी सुंदर थी कि आंख में आंसू आ गए। थैंक यू सो मच। आपने माँ की इतनी बात की कि आज मैं चाहूँगी कि हमारी माँ आपको तोहफा दे। और अब सीताराम जी से रिक्वेस्ट है कि वो रत्ना जी को पुरस्कार दें।